तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो कवर कर लिया था वो फैराडे के हम लोगों ने दोनों लॉस कर लिए थे। उसकी डीपी भी तुमको करने के लिए दी थी और मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने नहीं की होगी, ठीक है। और तुम लोग शायद मेरी उम्मीद पे खड़े होते होंगे। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं जो कि फिजिक्स के टॉपिक है, पर हम लोग उन्हें अप्लाई यहाँ केमिस्ट्री में कर रहे हैं और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, ठीक है। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़ते, फिजिक्स में आप अगर पढ़ते हैं तो कोई वो मेटालिक कंडक्टर को लेकर के पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग वैसे है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, पर कंडक्टेंस तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास में वो क्या है? रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई रेजिस्टेंस क्या है? क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस केला है, आम है, चीकू है, प्रॉपर्टी है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है और इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब जो उसमें पहले से अपने आप होती है। तो एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जिसकी वजह से ये किसको अपोज करता है? इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। कि कंडक्टर जो है वो चाहता है कि उसके अंदर से करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करे, पर कंडक्टर में सही उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको क्या करती है? अपोज भी करती है। पर सीधी सी बात है, अगर ज्यादा करंट जो है फ्लो कराने की टेंडेंसी है और रेजिस्टेंस क्या है उसका? कम, तो वो कंडक्टर है। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो वो पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर, आप उसे जो चाहे वो कह सकते हैं। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करें, जो कि मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, एक बार फिर से बता दूं ऑनलाइन वालों के लिए। ओम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पर एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इक्वल लगाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, यहां वो कांस्टेंट लगता है 1/r। ये आपका एक्चुअल ओम्स लॉ है जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, पर केमिस्ट्री में हम लोगों को इस पर नहीं चलना। जो नॉर्मल आप लोग अब तक गलत चीजें पढ़ते आए हैं उसी गलती को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। V is directly proportional to I according to Ohm's law। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का सेट आगे इक्वल लगा देते हैं तो यहाँ कांस्टेंट क्या लगता है? R। रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाता है? V/I। V क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में मैं बात करूं तो दो इलेक्ट्रोड जो हैं उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर आ रहा है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है वो है आपका I, रेजिस्टेंस है आपका R। भाई पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और करंट की यूनिट एंपियर। तो यहां से यूनिट आपके पास में क्या बन गई? वोल्ट पर एंपियर, जिसे हम लोग और क्या बोल देते हैं? ओम, जिसका सिंबल आपके सामने है। अगर आपसे कभी डेफिनेशन आ जाए डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट के 1 ओम रेजिस्टेंस को आपको डिफाइन करना है, इस फॉर्मूला में R की वैल्यू कितनी लानी है? 1। ये कब पॉसिबल है? मिनिमम वैल्यू बताओ, जब V क्या हो आपका 1 और IV क्या हो आपका 1। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो कितना है? 1 एंपियर का। तो उस समय उस इलेक्ट्रोलाइट का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? हम लोग 1 ओम रेजिस्टेंस कह देंगे। रेजिस्टेंस जो है किसी भी सब्सटेंस का वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? चार फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो पहला फैक्टर तो क्या है? लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इनवर्सली? डायरेक्टली। दूसरा है एरिया, इनवर्सली। फिर तीसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगा। और चौथा फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसा हम लोग कहते हैं कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, ठीक है। तो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये डिस्कस कर लिए, पर अभी हम लोग एप्लाई को थोड़ी देर में करते हैं।
रेजिस्टेंस के बाद दूसरा जो हमारे पास में हेडिंग है वो क्या है, कंडक्टेंस, जिसे आमतौर पर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर कुछ बुक्स में स्पेशली आरबीसी की जो इस साल बुक है उसमें उसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, जी से। किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करो, बस मार्क कर दो कि भाई यहां पर सी या जी क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी है तो कंडक्टेंस करंट को फ्लो कराने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो यहां से कंडक्टेंस का फॉर्मूला, अगर r का फॉर्मूला है तो v/i, तो c का फॉर्मूला क्या आएगा, i/v। और अगर मुझे इसकी यूनिट लगानी हो तो इस यूनिट को उल्टा कर दो, मतलब क्या बन जाएगा, वोल्ट इनवर्स एम्पियर या एम्पियर पर वोल्ट। एक तो ये, या फिर सर ओम को उल्टा कर दो। ओम को उल्टा करने का मतलब या तो ओम इनवर्स, या ओम की स्पेलिंग अगर ओ एच एम है तो उसको उल्टा पढ़ लो, क्या हो जाएगा, एम एच ओ, महो। ओम का उल्टा महो, या तो ओम इनवर्स लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, महो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन। नाम सुना है क्या ये, साइमन बोबेक नाम तुम सबने सुना होगा, हाँ साइमन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन वन साइमन, इसको वन साइमन मतलब किसको, आपको ये कंडक्टेंस की वैल्यू क्या चाहिए, 1। ये 1 कब आएगी, जब रेजिस्टेंस कितना ओम हो, या तो 1 ओम हो, या कह सकते हैं कि सर जब करंट 1 एम्पियर का पास हो रहा होगा और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट, उस समय इलेक्ट्रोलाइट का जितना भी कंडक्टेंस होगा उसे आप क्या कहेंगे, 1 साइमन ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है साहब। नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसे आप रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो रेजिस्टेंस है लेंथ के, अब सुनो ये लेंथ किसकी है, क्या लगता है किसकी लेंथ है, ये लेंथ है एक्चुअल में डिस्टेंस। लेंथ क्या एक्चुअल में, डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोगों को याद होगा तो इस तरीके से हमने दो रॉड उसमें डाल दी थी, उसको हम लोगों ने सर्किट से जोड़ दिया था। इन दोनों रॉड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, L। अब एक बात बताओ, ये जो सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत बड़ा, मतलब कम से कम 1 मीटर इतना चौड़ा होता होगा, या फिर बहुत छोटा, तुम्हारे जो रिमोट का जो सेल होता है ना वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक तरीके का, तो क्या लगता है बहुत बड़ा होता होगा इस सेल या बहुत छोटा रूप होता है इसका, बहुत छोटा। जब डिस्टेंस छोटा होता है तब हम लोग बड़ी यूनिट को यूज में लेते हैं या छोटी यूनिट को, छोटी यूनिट को। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट मीटर की जगह किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। किस में लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में। अच्छा, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये एरिया है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का। ये इलेक्ट्रोड्स भी बहुत छोटी होंगी तो एरिया की यूनिट भी आप इसमें लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लेंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन में आप लोगों को जब सॉल्व करना होगा तो सेंटीमीटर मतलब लेंथ और एरिया या वॉल्यूम, इनकी यूनिट्स बहुत अच्छे से देख लेना। अगर वॉल्यूम तुम्हें दिया जाएगा सेंटीमीटर के टर्म्स में तो सेंटीमीटर क्यूब दिया जाना चाहिए, एरिया दिया जाना चाहिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ दी जानी चाहिए तो सेंटीमीटर में दी जानी चाहिए। उसको मीटर में कन्वर्ट करने मत बैठ जाना, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A लिखता हूं तो एक साथ मैं लिख दूंगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और जब प्रोपोर्शनलिटी का ऐसा रहता है कि इक्वल लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा मैं, कांस्टेंट। यहां ये जो कांस्टेंट है क्या बोलते हैं इसे, रो, R है जो रो, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R मल्टीप्लाई बाय A अपॉन L। अब रो जो है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या क्या कहते हैं उसे, रेजिस्टिविटी हम लोग कहते हैं। अगर यहां से मुझे यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो मैं R की यूनिट तो क्या रखूंगा, ओम। जैसा मैंने बताया एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर ही रखूंगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया तो क्या बचा, ओम सेंटीमीटर।
ओम सेंटीमीटर। जैसा आपने बताया रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वैसे ही रेजिस्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो रेजिस्टिविटी की मुझे डेफिनेशन देनी है कि भाई रेजिस्टिविटी क्या है। अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो, किसका एरिया? इलेक्ट्रोड्स का। लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, कौन सी लेंथ है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ये 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो 1 को लिखूं ना लिखूं बात बराबर है। क्या क्या बच गया? आर और रो। इसका मतलब सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? एक रेजिस्टेंस ही है। बस जब आपका एरिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टिविटी तुम कब यूज में लोगे? जब एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। लेंथ 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, कि आपका 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टिविटी को तुम यूज में तभी ले सकते हो जब सबका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबकी लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो भाई ये लेंथ और एरिया पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब तुम इन सबको 1 कर दोगे तभी तुम नाम ले सकते हो किसका? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो मैंने कहा कि भाई रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा है वो उतना ही पुअर कंडक्टर है। उतना ही क्या है? पुअर कंडक्टर। मैंने एक सिल्वर वायर लिया, मैंने एक एल्यूमिनियम का वायर लिया, बताओ किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी कम? सिल्वर की तो कम होगी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। सर अच्छा ऐसा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम की लेंथ को बढ़ा देते हैं, 2 किलोमीटर का कर देते हैं, और एरिया जो है उसको बहुत छोटा कर देते हैं। सर अब तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया लेंथ और एरिया तुमने घटा दिया बढ़ा दिया तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तुम तब तक दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते जब तक उनकी लेंथ और एरिया क्या ना हो, सेम ना हो। तो इस वजह से रेजिस्टिविटी सिर्फ कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? 2। पहला तो है टेम्परेचर और दूसरा क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ध्यान रहेगी सारी चीजें। तो यहां से हमने रो का फॉर्मूला बना लिया, रो की जो यूनिट है उसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। जब रेजिस्टेंस पढ़ा तो तुमने पढ़ा कंडक्टेंस, जब रेजिस्टिविटी पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? कंडक्टिविटी। अगली हेडिंग है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर भैया कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगी? रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी के को बोलते हैं कप्पा, के को कप्पा। जैसे कि इस सिंबल को तुमने रो बोला, इस सिंबल को तुमने ओम, ऐसे ही के को क्या कहते हो? कप्पा। कप्पा इक्वल टू क्या आएगा? 1/रो रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी का उल्टा है, अगर रेजिस्टिविटी ये है तो इसका उल्टा क्या होगा? ऊपर तो आ जाएगा L, नीचे क्या आ जाएगा? R/A। अगर इसकी तुम यूनिट कैलकुलेट करने जाओ तो आप देखेंगे ऊपर सेंटीमीटर, नीचे ओम मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया, दोनों ऊपर आए, क्या आया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को और क्या ले सकते हो? महो, या और क्या ले सकते हो? साइमन। आप लोग जनरल टर्म में जो क्वेश्चन देखोगे या मैं आपको कहूं आपको जो यूनिट आपको यूज में लेनी है वो साइमन ही लीजिएगा। ठीक है, साइमन एक तरह से प्रोफेशनल टर्म हो गया, मतलब एक तरह से आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज है, इस वजह से आप साइमन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइमन पर सेंटीमीटर। अगर मुझे यहां पर कप्पा जो है इसकी कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देनी हो, वैसे तो मैं दे चुका हूं कि भैया 1/रो है। मान लो मुझे 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना है? तुमसे डिस्कस करना है या पूछना है। तो भाई ये कब होगा? ये कप्पा तुम्हारा 1/r के कब इक्वल आएगा? जब लेंथ कितनी हो जाए? 1 और एरिया कितना हो जाए? 1। तो कप्पा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, कप्पा r के इक्वल नहीं है, 1/r के इक्वल है। जब इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर हो? 1 सेंटीमीटर। तब
रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसे आप क्या कह देंगे? कप्पा, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है सर, कोई समस्या? हाँ बोलो सर। इसी में ही है। बोलो तो। जहां इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख देता हूं 1/r मल्टीप्लाई बाय l अपॉन l अपॉन l1 कर दिया, a1 कर दिया, नहीं लिखा। अब कप्पा r की इक्वल आएगा कि 1/r के? मतलब रेजिस्टेंस है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है? बस ये है। ठीक है, रेजिस्टेंस के इक्वल तो रो आया था, है ना? तो 1/r जो है इसके इक्वल आएगा कप्पा। ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई बाय l अपॉन a। 1/r किसका फॉर्मूला है? कंडक्टेंस का। तो हमारे पास में 1/r को रिप्लेस करने का मौका है किससे? c से। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कप्पा इक्वल टू c इंटू l अपॉन a, ये तो हम लोग यहां से समझ गए। सेल कांस्टेंट क्या है ध्यान से समझना। जब मैंने मान लो एक फैक्ट्री में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन रहा है, सेल बना दिया तो इसका मतलब ये है दोनों इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर दिया कि दोनों इलेक्ट्रोड जब चाहे तब अपनी जगह बदल सकती है। फिक्स कर दिया ना, मतलब उनके बीच का लेंथ जो है वो फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब कांस्टेंट। फिर जो तुमने इलेक्ट्रोड डाला उन दोनों का एरिया उतना ही रहेगा कि चेंज होता रहेगा? उतना ही रहेगा। तो एरिया भी क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें L और A क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। भाई L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को जब डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? एक कांस्टेंट ही आएगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट, जिसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस साल आरबीएससी में इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? G स्टार से। ठीक है, सुनने में कोई चैनल लगता है G स्टार? है ना, नाम तो वैसे बढ़िया है। क्यों भाई? नए जी लोगों के लिए नया जी चैनल। तो L अपॉन A की जगह हमने G स्टार की जगह X यूज में ले लिया, तो K इक्वल टू क्या आएगा? C मल्टीप्लाई बाय X। X L अपॉन A है, मैं X की यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो फॉर्मूला L अपॉन A से करूंगा। L की यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। A की यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कर गया तो क्या यूनिट आएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास में सेल कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनिट स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तक जो तुम यूनिट यूज में लेते आए हो, भले तुमने सेकंड चैप्टर में मोल पर लीटर यूज में लिया हो कंसंट्रेशन का, मोल पर केजी यूज में लिया हो तुमने मोलैलिटी के लिए, ये तुम 11th क्लास से करते आ रहे हो केमिस्ट्री में। पर केमिस्ट्री में तुमने ये सारी चीजें इसी साल पहली बार पढ़ी है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इस वजह से इनकी यूनिट को मेंशन करना सीबीएसई में तो खैर हर बार जरूरी है ही, हर चैप्टर में, पर आरबीएसई में भी स्पेसिफिकली आपको इनकी कम से कम यूनिट मेंशन करना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है सर, कोई समस्या? कैसी भी दो छोटे टॉपिक हैं अपने पास, फिर हम लोग एक छोटी सी डीपीपी को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। शायद आज हम लोग कॉलरोस लॉ को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये सीबीएसई से नदारद है। नदारद का मतलब जानते हो? गायब। नदारद का मतलब होता है गायब, क्योंकि सीबीएसई से नॉर्मलिटी हटा दी गई है। ये चीज नॉर्मलिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है ही नहीं मतलब सीबीएसई में। आरबीसी वालों के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? लैम्डा इक्यू से। लैम्डा इक्यू, इस लैम्डा की जगह ये सिंबल भी यूज में लिया जाता है। अगर आप इंटरनेट पर कोशिश करेंगे इसको ढूंढने की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो लैम्डा की जगह आपको ये सिंबल भी दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं तो आप अपने फिजिक्स के टीचर से पूछना। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू क्या है? फॉर्मूला देखिए, के क्या है? कांस्टेंट है। ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी
मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कैपिटल एन। ये कैपिटल एन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है समझ लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आज आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम लोगों ने कैसे निकाला था भाई, जो भी उसका मोलर मास होता था उसे किससे डिवाइड कर दिया करते थे, उसकी वैलेंसी से या फिर चार्ज से। लास्ट क्लास में हमने बात की है, तो वो तो तुमने रखा नीचे, गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 अपॉन, ये 1000 आया क्यों, क्योंकि तुम वॉल्यूम जो है वो ml में रखोगे। किसमें रखोगे, ml में रखोगे। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। जैसा मैंने तुम्हें अभी क्लास स्टार्ट हुई तो बताया था कि वॉल्यूम तुम्हें ml या लीटर में दे रखा हो तो उसे किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, सेंटीमीटर में। तो ml जो है वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख दिया जो कि किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में है। यहां से अगर मैं यूनिट को कैलकुलेट करना चाहूं, अभी इसकी डेफिनेशन देता हूं पहले समझ लो। इसकी यूनिट अगर कैलकुलेट करूं तो कप्पा की यूनिट क्या आई थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब इसको आप साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिख सकते हो। नीचे इक्विवेलेंट मास की यूनिट आती है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास की यूनिट क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम को हमने कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। सॉल्व होकर के ओम इनवर्स या ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट है तुम्हारे किसकी, ये है यूनिट आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब क्योंकि नॉर्मलिटी सिलेबस में नहीं है तो कभी भी इस क्वेश्चन पर या इस फॉर्मूला पर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो तुमसे नॉर्मलिटी नहीं निकलवाएगा। हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में नॉर्मलिटी देगा, तो या तो वो क्या पूछ लेगा के, या फिर वो क्या पूछ लेगा लैम्डा इक्यू, या पूछेगा तो लैम्डा इक्यू पर आपको के नहीं देगा। अगर आपको वो के नहीं देगा तो क्या क्या चीजें दे सकता है, रेजिस्टेंस एल दे सकता है और क्या दे सकता है, के दे सकता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे पहले के निकलवाएगा, फिर उसके बाद में आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यू को निकालना है क्या ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो सुन लीजिए, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता है ना, ठीक है, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी शो करता है तो उसी कंडक्टिविटी को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये n की वैल्यू 1 हो जाए तो ये किसके इक्वल आएगा, a। या तो इसकी एक डेफिनेशन ये हो सकती है सर कि 1 कैपिटल N 1 नॉर्मल सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टिविटी शो करेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है साहब, ठीक है। दूसरी जो तुम्हारे काम की है वो है मोलर कंडक्टिविटी, जिसे या तो लैम्डा m से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम लोग इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये 1 कैपिटल N सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है तो ये किसकी कंडक्टिविटी होगी, 1 कैपिटल M, मतलब 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। पर क्योंकि यहाँ तुम 1000 लगा चुके हो तो यहाँ पर लीटर की जगह क्या आएगा, पर ml, और 1 ml का मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 कैपिटल M सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइट का जितनी कंडक्टिविटी शो करेगा उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट निकाल के बताओ क्या है सर। जैसे ये ओम इनवर्स है तो अपन साइमन इनवर्स में लिखते हैं। ओम इनवर्स इक्वल टू साइमन है, साइमन इनवर्स नहीं। इक्वल टू साइमन इनवर्स मतलब, अरे यार साइमन इनवर्स, ओम इनवर्स साइमन है। अब तू कह रहा है कि सर ओम इनवर्स की जगह साइमन इनवर्स लिख दे। सर वो दोनों तो एक ही है ना। दोनों के एक कैसे हैं यार, ये देख मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन, सीधा है ये उल्टा है, ये दोनों बराबर है। अब तू इसको ऐसे करेगा तो ये क्या होगा, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर है, समझ गया ना। तो तू साइमन इनवर्स लिखेगा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इनवर्स क्यों रहेगा, सीधा हो जाएगा। हाँ भाई लैम्डा m की यूनिट बताओ,
साइमन सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब कैसे आएगा? के की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नीचे क्या आएगा? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। नीचे क्या आएगा? मोल पर सेंटीमीटर, अच्छा नीचे सॉरी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर क्यूब है ना। वॉल्यूम की यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब है, यहां इक्विवेलेंट मास की जगह क्या जाएगा? मोल। भाई कंसंट्रेशन की यूनिट ये तो होती है मोल पर लीटर, है ना। बस आपका मोल तो वही रहेगा, पर लीटर की जगह आप क्या रख देंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आएगी यूनिट? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कहां? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा। अच्छा सेंटीमीटर, सॉरी सही पकड़े हो, सेंटीमीटर। अब ठीक है, ठीक है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डीपीपी डाल दी है, आप लोग चाहें तो डीपीपी ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में डीपीपी डाली है, सभी जन डीपीपी निकाल लें। पहला क्वेश्चन कहता है, अच्छा मैं बोर्ड पर कुछ चीजों को इरेज करता हूँ, सबको कर देता हूँ, सबको कर देता हूँ फॉर्मूला तो, अच्छा ठीक है फॉर्मूला छोड़ देता हूँ। सही, इससे रेजिस्टिविटी निकालने का डेरिवेशन क्या करता है? मुश्किल है, आज तक पढ़ी नहीं, तो आसान सी चीजें हैं, इसमें भी खास दिमाग नहीं लगता। और कोई हैक बता दे यार, बोर्ड साफ करने का। अभी क्लास में बताऊंगा, शेयर करके पास में स्टेशनरी है ना, उससे पूछना कि ऐसे कोई बोर्ड साफ करने का सॉल्यूशन आता है क्या? हां, तुम्हारे भी है बोर्ड, हां पूछ लो। तो एक प्रॉब्लम बता देना कि लिखने के बाद में फिर इरेज करते ना तो ढंग से इरेज नहीं होता। दवाई है इंजेक्शन ले आए, इस बोर्ड को लगा दो इंजेक्शन, ठीक हो जाएगा। ये ग्लूकोज की बोतल ले आया, हां एक गोली सुबह, एक गोली एक गोली सुबह, एक गोली शाम। ऐसा हो जाए तो बोले ना कि अरे बोर्ड कैसे दवाई लेगा, तो ऐसे बोल देना आप ले लो। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 कैपिटल M। तो भाई कैपिटल M किसकी यूनिट है? मोलरिटी। तो आपको 0.2 कैपिटल M मतलब जिसको मैं मोल पर लीटर लिख सकता हूं ना, ठीक है। या मोल पर ml अगर मैं लिखूंगा तो सेंटीमीटर -3 है ना, ठीक है। तो KCl सॉल्यूशन मुझे दे दिया गया है और उसकी कंडक्टिविटी, हाँ भाई मोलर कंडक्टिविटी लिखा है कि कंडक्टिविटी लिखा है? कंडक्टिविटी मतलब क्या दिया है? K कितनी दी है? 0.0248 0248 कप्पा की यूनिट क्या है कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर व्हाट इज द मोलर, ये तो बहुत सीधा K की वैल्यू लैम्डा m पूछा है। फॉर्मूला क्या था? K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कैपिटल M, वैल्यू से कर दो 0.0248 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 0.2, सीधा सीधा कटी जाएगा 1 2 1 to 4 सीधा सीधा 1 to 4 यूनिट लगाओ।
हाँ 1 2 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डालूं सर इसके बाद देखना है सर। देखो मैंने किसी क्वेश्चन करने के लिए फोन किया और ये क्या देता है सर, बिना मेरे को देखते रहे वो स्त्री है, कुछ भी कर सकता है। मैं वो फोन में पढ़ता क्या यार, तू अपना मीम्स का एक पेज चलाता है और मुझे जो क्रैक करने पड़ते हैं। सर वो मैं बोल नहीं सकता। हाँ ठीक है, मैं भी उसकी पब्लिश रीडिंग वो चल रहा है मैं क्यों फालतू मीम्स। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज 1500 ओम। तो भैया क्या दिया ये तुम्हें, रेजिस्टेंस 1500 ओम का। आगे कहता है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। हाँ भैया, सेल कांस्टेंट x, या जिसको G स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर उस सेल की कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का मतलब K, कंडक्टिविटी है 0.146 into 10 की पावर -3, यूनिट कोशिश करो बिना देखे बोलने की, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब पूछा क्या है इसने, पूछा है हमसे व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, x पूछा है ना। इसको वो हैरी पॉटर वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए जो उठ के बोले मुंह से ये पूछा राजा। हाँ भाई, तो अब हम लोगों को पहले तो k r और x के बीच में जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। हाँ भैया, क्या फॉर्मूला था आपके पास, a इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई बाय l अपॉन a। इसी l अपॉन a को तुमने क्या कहा था, x। सब कुछ है, निकालो जल्दी से। फिजिक्स में व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया तुम्हारे, हाँ कितनी आ रही है, 219 into 10 की पावर -3 यूनिट। अबे सेल कांस्टेंट x निकल रहा है सेंटीमीटर इनवर्स, या 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ। बेटा x पूछा है, सामान क्यों लगाओगे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में कहता है रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 कैपिटल N, मतलब क्या दे दिया तुमको, नॉर्मलिटी 0.05 कैपिटल N of NaOH solution is 31.6 ohm। ये क्या दे दिया, रेजिस्टेंस 31.6 ओम। आगे कहता है having cell constant 0.357 centimeter inverse, then calculate its conductivity, मतलब कप्पा के आपको कैलकुलेट करना है। और दूसरी चीज जो निकालनी है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, k मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कैपिटल N। k निकल जाएगा, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, यहां से, और फिर लैम्डा इक्यू निकालो। इसको करो जब तक मैं व्हीट स्टोन ब्रिज निकालना है।
हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? लैम्डा इक्यू तो आएगा 225 और के जो है वो आएगा आपका 1.12 into 10⁻⁻²। कैसे हम लोग किसी भी सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसकी हम लोग बात करें। तो फिजिक्स में हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, दिखने में कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये जो डी है इसको क्या बोलते हैं? नल पॉइंट, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। ये हमने एक सर्किट कनेक्ट किया, R1, R3, R4, ये वो रेजिस्टेंस है जो हमें नोन होंगे, हमें पता है। सर्किट को आपने कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स से। कभी कभी सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कि आप एसी की जगह डीसी यूज में क्यों नहीं लेते? डीसी सोर्स लेने से यहां जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है, क्योंकि मोलरिटी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और डीसी सोर्स ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि डीसी सोर्स है वो करंट ज्यादा देगा तो ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देगा। यहां R2 आना चाहिए था। इस R2 को हमने क्या किया, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था जिसमें 2 रॉड थी, हमने इस वाले पॉइंट को एक रॉड से जोड़ दिया, दूसरे वाले पॉइंट को दूसरे रॉड से जोड़ दिया। और जिस इलेक्ट्रोलाइट का तुम्हें रेजिस्टेंस पता करना था उस इलेक्ट्रोलाइट को तुमने यहां से इसके अंदर भर दिया। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ R2 जो एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा? R सॉल्यूशन, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल करके तैयार किया है। व्हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपने पास में आएगा R1/R3 इक्वल टू R2/R4। तो हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो अननोन रेजिस्टेंस है उसे पता कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन में जो चीज तुम्हें जरूरी लगे उसको लिख देना, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश में बोलूंगा पहले, समझ में आ गया तो ठीक, वरना हिंदी में बोलूंगा। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 कैपिटल M। हाँ भैया, ये क्या है? मोलरिटी। 0.05 कैपिटल M NaOH ऑफ डायामीटर 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 raised to the power 3 ohm। ओम का मतलब क्या है? ये फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी का मतलब रो, कंडक्टिविटी का मतलब K कप्पा, एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा n। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। हाँ भाई, रो निकालने के लिए तुम्हें R चाहिए, लेंथ चाहिए और क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तुम्हें एरिया ना देकर के क्या दिया है? डायमीटर। पर भैया डायमीटर मतलब कैसा होगा? सामने से गोल सर्कुलर होगा, सर्कुलर का सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। तो डायमीटर का आधा तुम्हारा रेडियस है। रेडियस तुम्हें मीटर में चाहिए कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, तो वहां से तो क्या जाएगा? रो का इनवर्स उल्टा कर दोगे क्या जाएगा? k। लैम्डा m का फॉर्मूला क्या था? k * 1000/m। k निकाल लोगे, m की वैल्यू दे रखी है, फटाफट से करो। सर हाँ, एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे लास्ट का भी क्वेश्चन है, जैसे इनटू 10 रेज़ टू द पावर में दिखा मार्क्स पर नहीं, पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना वो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को लिखना, पहली डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। सर r 0.5। वाओ, कहाँ है आपके पैर? उनमें जूते होंगे ना, निकाल के सर पे मार सकते। सैंडल पहनो, डील वाली डील वाली बोल दे नहीं कदे वाली सॉन्ग कीजिए। रवि कुमार समझ गया ना क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, कैसे निकालना है? वर्मा जी समझे कि नहीं? बोलते कि है नहीं हो। ये पूछा है लैम्डा, ये रो का फॉर्मूला क्या है था? R * A/L।
एल है क्या तेरे पास में? है। आर है क्या? है। एरिया नहीं है। और डायमीटर कहने का मतलब वो दिखने में कैसा होगा? गोल होगा। तो उसका रेडियस अगर डायमीटर एक सेंटीमीटर, डायमीटर कितना आएगा? 0.5 सेंटीमीटर। इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पाई 3.14 आर स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। नीचे लेंथ कितनी है? 50 आर 5.55 into 10 की पावर 3। ये पुट करके नोट किया। रो कितना है? तेरा कितना? 87.135 ओम सेंटीमीटर। 0.785 तो आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 0.5 अबे पाई आर स्क्वायर सस्ते से ना ये बोल पड़ी थी को भूल गया तुम सर। ठीक है कितना आ रहा है क्या? रो 87.1 समथिंग ऐसे 87.135 स्क्वायर तो कराना है इसका। मल्टीप्लाई करने में क्या समस्या है भाई? ये 5 से ये 5 सीधा सीधा जा रहा है, 1.11 हो गया। और इस एक जीरो से यहाँ इसको काट दो, ये 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई तो करना है 3.14 into 0.5 into 0.5 into 1.1। एक बार समझने के लिए मैं पहले एरिया निकाला, अच्छा एरिया निकाला, ठीक है। उसके बाद फिर उसे पुट कर दिया। हाँ ठीक है, समझ गया। एक ही बात है। एरिया कितना है तेरा? मेरा 0.7 है। 785। 3 नंबर है। उसके बाद में आगे घड़ी दी थी ना पहले, तो एग्जैक्ट नंबर ले। अरे यार कैसे वाले रो इक्वल तो फिर तूने क्या सोच किया? अबे रो इक्वल टू तेरा आया था ये r मल्टीप्लाई बाय a अपॉन l, r मल्टीप्लाई बाय a पाई r स्क्वायर लगा अपॉन l 50। रो आएगा 87.135। यस सर, आ गया 87.135 यूनिट। रो भी क्या है? ओम सेंटीमीटर। ये निकालो, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो 1/87.135 का तो आ जाएगा। रो ये निकाल। तो अब इसमें क्या निकालना है जब उल्टा करते हैं? अरे क्या निकालना है कि रो प्लस कर रहे के फिर लेफ्ट हैंड। तो के क्या है? 1/87 सो पूछा है ना निकालना, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1/, लिख के छोड़ ही सकते हैं। इसको भी 1 से डिवाइड। मैंने और क्या समझाया भाई अब तक न्यूमेरिकल्स में कि अगर वो खुद पूछ लेगा तो तुम्हें सॉल्व करना है, नहीं पूछता तो तुम उसको एज इट इज आगे यूज में ले सकते थे। 0.0017 centimeter. 0.0
0.011 एग्जैक्ट आंसर है 0.01148। पूरा एग्जैक्ट आंसर ये बच्चे ने कोई घर पे कैलकुलेशन कराओ, वो अच्छी बात है। तो एग्जैक्ट आंसर है तुम्हारा के आएगा 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब निकालो लैम्डा एम। ये तो 1.400 क्या है लैम्डा 229.6 तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, पर क्योंकि साइंटिस्ट ने काम किया है, प्रूव किया है अपने काम को, तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पढ़ लेते हैं कि बाय नकल इक्वेशन क्या है। लैम्डा एमसी, एम के बाद में गैप है, एमसी कंटिन्यूटी में नहीं है। तो बोलने लगो कि भाई 18 प्लस का कंटेंट डालो, क्योंकि आप गाली गलौज कर रहे हैं, तो एम फिर से लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए मल्टीप्लाई बाय रूट सी। यहाँ पर लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टिविटी है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, जैसे 1 कैपिटल एम दे दिया, 2 कैपिटल एम, 0.5, कोई भी कंसंट्रेशन पर जितनी भी कंडक्टिविटी किसकी है आपके इलेक्ट्रोलाइट की, वो तो है यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट, जिसे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ भैया डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है बताइए, डाइल्यूशन का आप लोग क्या मतलब समझते हैं? बताओ, अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो क्या करोगे? उसमें पानी मिलाओगे। पानी सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। मतलब जब आप सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो इनफाइनाइट जब तुम उसके अंदर पानी भर दोगे तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप पानी डालते जाओगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे, तो मोलरिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? मोलरिटी कम होती जाएगी। भाई मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। आप जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलरिटी उतनी क्या होती जाएगी? कम। भाई पानी डालते जाओगे तो आपका वॉल्यूम क्या होता जाएगा? सॉल्यूशन का बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। हमारे पास लैम्डा एम का जो फॉर्मूला आया था वो क्या था? कि मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एम। अगर मिनिमम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये एक रूल है, ये एक लॉ है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जिनकी डेफिनेशन होती है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? आयोनाइज। ये लॉ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सर वो तो ऑलरेडी कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका है। जितना वो अपने फ्री आयंस रिलीज कर सकता था वो सब उसने कर दिए। पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या बहुत कम आयोनाइज हो रहा है, ये उनके लिए है।
कहने का मतलब ये आपने एक ग्लास लिया पानी और आपने एक समुद्र भर के पूरा समुद्र ले लिया, और आपने लिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड, एक गिलास पानी में डाला और फिर उसी को ले जाकर के आपने ओशियन में डाल दिया, तो किसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन है? ओशियन में। तो इसका मतलब ओशियन में वो जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी कि मैक्सिमम हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन से ये मोलरिटी मिनिमम हो जाएगी। मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां पर लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी, ए यहां पर कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर टेम्परेचर पर, और सी जो है वो क्या है? एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। डिबाय-अकल ने ये क्वेश्चन तैयार की थी। ग्राफ CH3COH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक है? वीक है। KCl स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के लिए ये कर्व सीधा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, पर वीक के लिए रूट सी का मतलब सी की पावर क्या है? हाफ। सी की पावर क्या है? हाफ। यहां पर लैम्डा एम और रूट सी के बीच में जो कर्व डाला गया है, आप जैसे जैसे रूट सी को बढ़ाते चले जाएंगे, इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंडक्टिविटी क्या होती चली जाएगी? कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, पर एक नॉर्मल वैल्यू नहीं आएगी, मतलब सीधा नीचे नहीं आएगा, एक पॉइंट के बाद में ये स्ट्रेट हो जाएगा और क्या हो जाएगी? ये कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट का मतलब अब वो डिपेंड ही नहीं कर रही किस पर? कंसंट्रेशन पर। इतनी ज्यादा हो गई है कि इतनी कम हो गई है? इतनी कम हो गई है कंडक्टिविटी, पर इसे बढ़ाया जा सकता है क्या करके? डाइल्यूशन करके। डाइल्यूशन का मतलब किसे कम करके? कंसंट्रेशन को कम करके। ठीक है। y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, ये इक्वेशन पढ़ी है क्या फिजिक्स में ग्राफ की? यस। केमिस्ट्री में अपने तीन इक्वेशन काम में आएंगी जो अगले चैप्टर में आएंगी वैसे तो। एक तो y इक्वल टू mx, एक y इक्वल टू mx प्लस सी और एक y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी। y इक्वल टू mx का अगर मैं एग्जांपल दूं तो v इक्वल टू i है क्या इसका एग्जांपल? है ना। y की जगह तो मैं क्या रख देता हूं? v, यहां पर r और यहां पर i। y का मतलब अगर कर्व ये है तो y का मतलब यहां कौन आएगा? v। x का मतलब यहां पे कौन आएगा? i। तो ये कर्व आपने छोटी क्लास में 10th क्लास में देख लिया होगा, एकदम स्ट्रेट जाता है y इक्वल टू mx। स्लोप जो है वो किसकी वैल्यू देता है? m। m यहां कौन है? r। y इक्वल टू mx प्लस c, ये कर्व भी स्ट्रेट होता है, बस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं जाता। y यहां ये y हो गया, यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? x। ये इंटरसेप्ट क्या कहलाता है? c। और स्लोप किसकी वैल्यू देगा तुम्हें? m की वैल्यू। y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, ये कर्व ऐसे आता है जिसमें यहां तो क्या है? y, यहां क्या है? x, ये इंटरसेप्ट है मतलब c, स्लोप किसकी वैल्यू देगा? माइनस m। तो ये इस इक्वेशन में अगर y है माइनस mx, भाई तुमने y क्या रखा? लैम्डा m c, ये क्या रखा? x रूट c। तो कल देखो तुम देखोगे इसी तरीके का आएगा। स्लोप इंटरसेप्ट कौन है यहां? लैम्डा m इनफाइनाइट, सॉरी ये इंटरसेप्ट, और स्लोप जो है वो किसकी वैल्यू देगा? माइनस a की वैल्यू। तो इस कर्व में स्लोप जो है वो किसकी वैल्यू देता है? माइनस a की वैल्यू देता है। ठीक है। ये तुम्हारा डिबाय-हर्कल इक्वेशन है, इस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, अगर आ जाता है तो जा सका डिबाय-हर्कल इक्वेशन देखो, या ये दे देगा ये दे देगा, इनमें से कोई एक चीज और देकर के तीसरी चीज चौथी चीज को पूछ लेगा। ठीक है। आपके कोई खास काम का ये है नहीं, जो काम की चीज है क्या बताऊंगी कितना होता है? 10 मिनट।
इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा कोलब्रुक लॉ का। क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। तुम्हारे बहुत ज्यादा काम में आने वाला और बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है कोहलरॉश लॉ। क्या नाम है? कोहलरॉश लॉ। जैसा मैंने तुम्हें अभी समझाया कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो मोलरिटी की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मोलरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते चले जाएं तो मोलरिटी क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी। और मोलरिटी अगर घटती चली जाएगी तो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब सर अगर मैं वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दूं, वॉल्यूम मैक्सिमम हो सकता है जब मैं डाइल्यूशन को क्या कर दूं? इनफाइनाइट कर दूं। तो इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा? जो मेरी मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर लैम्डा m is inversely proportional to molarity. Molarity is inversely proportional to volume. तो इस हिसाब से लैम्डा m और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या करना? सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड करना है। ठीक है? तो भाई ऐसा सर क्या हो जाएगा? ऐसा ये हो जाएगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लोग इसी मोलर कंडक्टिविटी को क्या कह देंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलब्रुक लॉ कहता है कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। तो लैम्डा m, मान लो तुम्हारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है Ab, डिसोसिएट होके क्या देगा ये तुम्हें? A+ और B-। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला है A2B, बराबर बताओ क्या देगा डिसोसिएट होके? 2A+ प्लस B-2। तुम्हारे पास में है AB3, क्या देगा डिसोसिएट होके? A+3 प्लस BB-। तो अगर ऐसा है इन तीनों के लिए मुझे कोलब्रुक लॉ लिखना हो तो लैम्डा इनफाइनाइट AB के लिए लिखा जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट A+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट B-। अगर मुझे A2B के लिए लिखना हो लैम्डा इनफाइनाइट A2B तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ A+, है ना? तो या तो तुम लैम्डा इनफाइनाइट A+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट A+ दो बार लिख दो या ट्वाइस कर दो, बात एक ही है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट B-2। इसका क्या आएगा? लैम्डा इनफाइनाइट AB3 का बोलो लैम्डा इनफाइनाइट A+ प्लस 3 लैम्डा इनफाइनाइट B-2 प्लस 3 है या माइनस? सॉरी प्लस 3 है माइनस। ठीक है? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की कंडक्टिविटी के सम के। सबको आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। जैसे कि अब क्वेश्चन की अगर हम लोग बात सीधा मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, कैसे क्वेश्चन आता है, क्या करना है। तुम्हारे पास में कहा जाएगा कि आपको लैम्डा इनफाइनाइट NaCl पता करना है। क्या पता करना है? लैम्डा इनफाइनाइट NaCl आपको पता करना है। बताइए कैसे आप पता करेंगे? तो सर लैम्डा इनफाइनाइट NaCl का मतलब क्या है कोलब्रुक लॉ के अकॉर्डिंग? लैम्डा इनफाइनाइट Na+
प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। मुझे अब 3 इक्वेशन चाहिए, ये मैं डायरेक्ट तुम्हें समझा रहा हूं। कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन। उन 3 इक्वेशन में से एक इक्वेशन तो मुझे क्या दे? Na+। अब कोई भी सॉल्ट बताओ जिसमें Na+ आता हो। NaCl तो बनाना है हमें, NaOH। तो लैम्डा इनफाइनाइट NaOH ले लेते हैं एक। हाँ भाई, NaOH डिसोसिएट होके क्या देगा? लैम्डा इनफाइनाइट Na+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस। अब मुझे दूसरा सॉल्ट ऐसा चाहिए जो मुझे क्या दे दे? बताओ कौन है? KCl ले लिया। लैम्डा इनफाइनाइट KCl क्या देगा ये तुम्हें? लैम्डा इनफाइनाइट K+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। मुझे क्या क्या चाहिए? Na+। क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए इन दोनों में? K+ और OH माइनस। तो तीसरा सॉल्ट कौन सा होगा जो इन दोनों से बना होगा? KOH। तो मैं यहां क्या डालूंगा? लैम्डा इनफाइनाइट KOH इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट K+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस। इन 3 में से मैं किन्हें जोड़ूं और किसे सब्ट्रैक्ट करूं कि लास्ट में सिर्फ ये 2 बच जाएं? फर्स्ट सेकंड को तो सर जोड़ दो और थर्ड को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? माइनस। तो माइनस K+ से तो ये कट गया, माइनस लैम्डा OH माइनस से ये कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास में? Na+ और Cl माइनस। इनकी वैल्यूज तुमको क्वेश्चन में पता होगी। हाँ, है ना? मान लो इसकी वैल्यू थी 200, इसकी थी 300, 100, तो क्या आएगा? भाई 200 प्लस 300 प्लस किया उनको 500, फिर आखिरी वाली को माइनस किया 100, है माइनस किया तो 400 आंसर आ गया। तो फटाफट से मुझे क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है H2O के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? कोल्ड्रोस लो 11 ऐसे क्वेश्चन थे ना उसमें। हां, उसमें से इंक्लूडेड हुआ। H2O के लिए बोर्ड में आया हुआ है, H2O के लिए तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? बस 3 इक्वेशन तुम्हें बतानी है मुझे। सर इन दो को जोड़ देंगे, इस और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक तो तुमने लिया KOH, दूसरा HCl, तीसरा माइनस KOH से OH मिल जाएगा, तीसरा KCl हो जाएगा ना, तीसरा KCl हो जाएगा। खत्म। जरूरी नहीं तुम यही लो, तुम NaOH ले लो, इस HCl को HNO3 ले लो, तो ये क्या बनेगा? तीसरा सर Na बस हो गया। टाइगर समझ गया? समझे? तो इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। समझ में आया पहले टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसा बनता है? क्या है? हाँ, इन दोनों को प्लस करके फिर जो बनेगा उससे माइनस की वैल्यू, तो दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर देना। ऐड करने का मतलब तेरे पास में लिखा होगा लैम्डा इनफाइनाइट Na+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट NO3 माइनस। अब इसे माइनस करेगा तो ये क्या आएगा? माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na+ माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NO3 माइनस। अब इस Na+ से Na+ को काट दे, NO3 माइनस से NO3 जो बचा वो क्या आया? H+ OH माइनस, जो कि किसके इक्वल आएगा? H2O के इक्वल आएगा। ठीक है? तो कोलरोस लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।